डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। कुछ देर बाद अबीर अमानत को लेकर नीचे आ गया। लिविंग रूम में वो अमानत को कुछ समझा रहा था, तभी उसके कानों में कियान और सुमन दोनों की आवाज़ सुनाई दी। अमानत, तू रेडी हो गई? सुमन और कियान दोनों तैयार होकर मेंशन पहुंच चुके थे। उन दोनों को देखकर अबीर ने कहा, इसका ध्यान रखना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम बच्चे नहीं है भाई। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, हरकतें तुम्हारी बच्चों से कम नहीं है। अबीर की बात सुनकर सुमन और कियान हंसने लगे। वही अमानत का मुंह बन गया। अबीर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, बट कॉन्सर्ट में ज़्यादा ही भीड़ होगी जिस वजह से अंदर नहीं आएंगे वो लोग। बट याद रखना, बाहर तुम उन लोगों के बिना नहीं निकलोगे। अबीर की बात सुनकर उन तीनों ने अपना सर हिला दिया। अमानत ने पलटकर अबीर के गाल पर किस करते हुए कहा, आप भी चलो ना भाई हमारे सुपरस्टार को देखने के लिए। अबीर ने इरिटेट हुए कहा, मुझे किसी को देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपना काम करना है और मैं अपना काम करके खुश हूँ। तुम जाओ और एंजॉय करना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने हंसते हुए अपना सर हिलाया और सुमन और कियान का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। उन दोनों ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम सच में ब्यूटीफुल लग रही हो। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खूबसूरत तो हम बचपन से ही है, बस रेडी नहीं होते इसलिए, और वैसे भी हम इसलिए रेडी नहीं होते ताकि कोई हमें नजर न लगाए। अब चलो जल्दी से। कहते हुए अमानत बाहर आकर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। सुमन भी उसके बगल में आकर बैठ गई और कियान जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और जहां पर कॉन्सर्ट था उस तरफ कार बढ़ा दी। इस वक्त अमानत काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सुमन की तरफ देखते हुए कहा, आज इतने सालों के बाद फाइनली हम सामने से हमारे सुपरस्टार को देखेंगे। पता है, लास्ट टाइम जब हम लंदन गए थे तो उनके कॉन्सर्ट की जगह से बहुत दूर थे, बहुत दूर, और उनका कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। हमारा दिल मल्टीपल टुकड़ों में टूट गया था, पर आज हमारा दिल जुड़ जाएगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को ये सुपरस्टार सिंगर एक्टर पसंद कैसे आते हैं। मतलब होता क्या है इनमें पसंद करने लायक। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने कहावत सुनी है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो तुम बंदर हो, तुम्हें अदरक के बारे में कुछ नहीं पता। अमानत के मुंह से खुद के लिए बंदर सुनकर सुमन उसे छोटी आंखों से घूरने लगी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे सुपरस्टार की बुराई मत करो ना, यू नो ना, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए अमानत अपना क्यूट सा फेस और क्यूट बनाकर सुमन की तरफ देखने लगी। सुमन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम कभी सुधरोगी नहीं ना। अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम बिगड़े कब थे जो सुधरेंगे। हमारे जैसी प्यारी सी मासूम सी बच्ची पर बिगड़ने का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, बेशर्म लड़की। इसी तरह से मस्ती मजाक करते हुए वो लोग कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच गए। MMRDA ग्राउंड, जहां पर आज मुंबई का सबसे फेमस कॉन्सर्ट होने वाला था। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ को देखकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बचपन से ही उसे कभी ऐसी जगह पर जाने नहीं दिया गया था, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। सुमन ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं, कियान है तुम्हारे साथ। सुमन की बात सुनकर अमानत ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, पर फिर भी डर तो लगता है ना, वैसे ही हम इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। किसी ने हमें चुरा लिया तो फिर क्या होगा। अमानत की बात सुनकर कियान और सुमन ने हंसते हुए कहा, हम छीन लेंगे तुम्हें फिर से, अब चलो। वो तीनों कार से बाहर आ गए। भीड़ को देखकर अमानत थोड़ी डरी हुई थी। सुमन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, डरो मत, चलो। कुछ ही देर में वो लोग कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच चुके थे। उनकी सीट पहले से ही रिजर्व की गई थी, इसलिए वो सामने की ही सीट से कॉन्सर्ट देखने वाले थे। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, कितने अच्छे हैं ना हमारे भैया, हमारे भैया ने हमारे लिए सामने की सीट बुक की, वरना हमें तो पीछे से देखना पड़ता और हमें हमारे सुपरस्टार का चेहरा भी नजर नहीं आता। अमानत लगातार बकबक कर रही थी। कियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर कुछ स्नैक्स लेने के लिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगा, वैसे भी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में अभी और देर है।
कियान की बात सुनकर अमानत ने स्टेज की तरफ देखा। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में अभी आधे घंटे का वक्त था, पर सारी सीट फुल हो चुकी थी। उसने आसपास देखा, सिर्फ 3 ही रॉ में सीट थी, बाकी सब लोग खड़े होकर ही कॉन्सर्ट देखने वाले थे और उनकी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता था। अमानत ने कहा, हम भी बाहर आते हैं। सुमन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मैं यहाँ पर कीर्तन करूं। अमानत और कियान ने एक साथ कहा, सीट की रक्षा करो। सीट की रक्षा? वैसे भी प्रोटेक्ट करने में तुम अमेजिंग हो। उन दोनों की बातें सुनकर सुमन की आंखें छोटी हो गई, पर वो बिना कुछ कहे सीट पर बैठ गई। कियान और अमानत दोनों बाहर आ गए। बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी। कियान ने मजबूती से अमानत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाथ मत छोड़ देना, वरना अगर तुम खो गई तो अबीर भाई पक्का मेरी टांगे तोड़ देंगे और मुझे फिलहाल लंगड़ा होने का शौक नहीं है, वैसे भी भारत में मुझे करियर बनाना है। कियान की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, चुप रहो तुम और बताओ कि क्या लेना है। कहते हुए उसका ध्यान कुछ दूरी पर लगे हुए 2 पोस्टर्स पर गया। उन्हें देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। कहते हुए अमानत ने कियान का हाथ छोड़ दिया और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगी। बेचारा कियान, जो कि अमानत के इस तरह से भागने की वजह से हैरान था, उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत कहाँ गई तुम। कहते हुए वो अमानत को ढूंढने लगा। भीड़ में अमानत खो चुकी थी। कियान ने अपने बाल खींचते हुए कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो अबीर भाई मेरी जान ले लेंगे, हे भगवान बचा ले, इसकी जैसी नालायक दोस्ती देनी थी तुझे मुझे। कहते हुए कियान अमानत को ढूंढने लगा। वही अमानत दौड़ते हुए पोस्टर के पास आ गई। वहां उसके पोस्टर्स थे जो कि कॉन्सर्ट में खींचे गए थे। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी कोई भी बता सकता था कि ये उसके थर्माकोल की स्टैचू है। अमानत ने उनके पास जाकर उनमें से एक को पकड़ते हुए कहा, सुपरस्टार, अब हमारे पास तुम्हारी मूर्ति भी है, थर्माकोल की हुई तो क्या हुआ, इसे हम खुद से चिपका कर रखेंगे। कहते हुए अमानत ने उसे उठाया और पलट कर जाने लगी। तभी किसी से टकराकर वो नीचे गिरने को हुई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हमारा सुपरस्टार, कहने के साथ उसके हाथ से थर्माकोल का स्टैचू नीचे गिर गया। अमानत ने जैसे ही ये देखा वो जोर से चिल्लाई। जिसने उसे बाहों में पकड़ा हुआ था उसने धीमे से कहा, चिल्ला क्यों रही हो। अमानत ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो जिसने उसे अपनी बाहों में संभाला हुआ था इस वक्त उसके मुंह पर मास्क था, साथ ही आंखों पर सनग्लासेस, उसके चेहरे का एक पार्ट भी नजर नहीं आ रहा था। अमानत ने गुस्से से आगे बढ़कर उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, लंगूर गधे छछूंदर, तुम्हारी वजह से सुपरस्टार टूट गए, सुपरस्टार मर गए, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत की बात सुनकर उस लड़के के पीछे खड़े 2 लड़के हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने हैरानी के साथ कहा, हमारा दोस्त मर गया, तो फिर इसे बाहों में किसने पकड़ा हुआ है। वही जिस लड़के ने अमानत को बाहों में पकड़ा हुआ था वो हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था जो कि जोर जोर से उसके बाल खींच रही थी। ये कोई और नहीं अस्तित्व था जो कि खुद बैकस्टेज से एंट्री लेने की जगह पर देखना चाहता था कि आखिर कितने लोग उसके कॉन्सर्ट में आए हैं। वो अमानत के चेहरे की तरफ ही देख रहा था जिसे देखकर उसे किसी की याद आ रही थी। अमानत के गोरे गोरे गाल जो कि इस वक्त गुस्से की वजह से लाल हो गए थे, वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उसके पीछे खड़े वेदांत और सौरभ ये देखकर हैरान थे कि कोई लड़की इस तरह से अस्तित्व के बाल खींच रही है और अस्तित्व उसे ना रोक रहा है ना कुछ कह रहा है। अमानत ने गुस्से से रोते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारे सुपरस्टार मर गए, उनका पुतला टूट गया। अब हम क्या करेंगे, हम तो उन्हें अपने साथ लेकर जाने वाले थे। कहते हुए अमानत सिसकने लगी। तभी पीछे से कियान ने चिल्लाते हुए कहा, अमानत, व्हाट आर यू डूइंग। कियान की आवाज सुनकर अमानत ने पीछे पलट कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त सौरभ और वेदांत ने अस्तित्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल यहाँ से। कहते हुए वो दोनों उसे लेकर दूसरी तरफ चले गए। अमानत ने गुस्से से पलटकर सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो किसी ने हमारे सुपरस्टार। ये कहते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम कहाँ चले गए छछूंदर लंगूर बंदर, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुमने हमारे सुपरस्टार का पुतला तोड़ दिया, सुपरस्टार को मार डाला। अमानत की बात सुनकर कियान ने आसपास के लोगों की तरफ देखा और अमानत के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्लाना बंद कर मेरी माँ और बता कि क्या हुआ है। अमानत ने रोते हुए कहा, देखो उसने हमारे सुपरस्टार का पुतला तोड़ दिया। कहते हुए अमानत ने उसके थर्माकोल के पुतले की तरफ इशारा किया। कियान ने खुद से कहा, ये लड़की सच में एक दिन मुझे पागल करके छोड़ेगी। ये सोचते हुए उसने अमानत का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई स्नैक्स नहीं लेने चलो।
कहते हुए वो उसे खींचता हुआ कॉन्सर्ट की जगह पर लेकर आ गया। सुमन ने जब अमानत को इस तरह से रोते हुए देखा तो घबराते हुए कहा, क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? तुमने कुछ किया क्या? अगर तुमने कुछ किया होगा तो इस बार मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। सुमन की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ जो इसे रुलाऊंगा? इसका भाई इसके डैड मेरा खून कर देंगे, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने रॉकस्टार आज का पुतला तोड़ दिया तो मैडम रो रही है और कह रही है कि सुपरस्टार मर गया है। कियान की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, छछूंदर, अभी तो उनके साथ हमने बच्चे भी पैदा नहीं किए और तुम कह रहे हो कि वो मर गया। वो ऐसे कैसे मर जाएंगे? हमारे सुपरस्टार है वो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने खुद से कहा, हे भगवान, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। उसने जैसे तैसे कियान के बालों को अमानत के हाथों से छुड़ाकर उसे शांति से बिठाते हुए कहा, बैठ जा मेरी माँ। देख, बाकी लोगों को तो बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली है, तेरे भाई ने तेरे लिए स्पेशली जगह अरेंज करवाई है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ देर बाद ये कुर्सियां हट जाएंगी और हमें भी सबके साथ खड़े होकर चिल्लाना होगा जोर जोर से, और हम चिल्लाने के लिए एक्साइटेड है, पर हमारे सुपरस्टार का टूटा हुआ पुतला देखकर हमारा दिल भी टूट गया। कहते हुए अमानत फिर सिसकने लगी। सुमन ने कियान की तरफ देखा। दोनों ने अपना सर हिला दिया और अमानत को शांत करने की कोशिश करने लगे। वही बैक स्टेज पर अस्तित्व हैरानी से चुपचाप बैठा हुआ था। वेदांत और सौरभ लगातार उससे पूछ रहे थे कि जब वो लड़की उसके बाल खींच रही थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं, या फिर उसे कुछ कहा क्यों नहीं। सौरभ ने अस्तित्व को हिलाते हुए कहा, कहीं तू सदमे में तो नहीं चला गया? इतनी लड़कियां तेरी दीवानी है और एक लड़की ने तेरे बालों को पकड़कर तेरे बालों का चिड़िया का घोंसला बना दिया। सौरभ ने अस्तित्व के बालों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अस्तित्व के बाल सच में चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे। जिसे देखकर वेदांत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, 15 मिनट के बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। इसे अगर कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? अभी के अभी हमें इसके बाल ठीक करने होंगे। कहते हुए उसने हेयर ड्रेसर को बुलाया। कुछ ही देर में अस्तित्व का मेकअप हो चुका था, पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसके कानों में अभी भी अमानत की आवाज गूंज रही थी, साथ ही उसका क्यूट सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम थी? क्या वो सच में तुम थी सिली गर्ल? क्या सच में तुम थी? कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सौरभ और वेदांत ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, सोना नहीं है, तेरा कॉन्सर्ट है 15 मिनट बाद। उन दोनों की आवाज सुनकर अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलकर अपना सर हिला दिया, पर इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जारी है _न्यू स्टोरी। ये कहानी है चुलबुली, नटखट और सबके नाक में दम करने वाली अरिशा कपूर उर्फ किट्टू की, जो है अपनी दादी की लाडली। और इसी लाड़ दुलार के चलते हर कोई है किट्टू की बदमाशियों से परेशान। किट्टू को है सालों से अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार, जो हो किसी फिल्म स्टार जैसा। लेकिन तब क्या जब उसे पता चले कि उसकी शादी तो बचपन में ही उसकी दादी ने एक लड़के के साथ फिक्स करवा दी है। दूसरी तरफ अगस्त्य बिरला, खड़ूस और एरोगन जैसे शब्द शायद इसी के लिए बने हैं, और एक ही नज़र में हो जाती है किट्टू अगस्त्य की दीवानी। किट्टू को चाहिए अपना स्टार अगस्त्य, लेकिन कैसे अपना बना पाएगी किट्टू अगस्त्य को? कौन है ये अगस्त्य जो यूं अचानक किट्टू की जिंदगी में आया है? क्या होगा जब नटखट किट्टू लाएगी एरोगेंट अगस्त्य की जिंदगी में तबाही? क्या किट्टू की क्यूटनेस जीत पाएगी हार्टलेस अगस्त्य का दिल? एपिसोड 37। अस्तित्व अभी भी अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। उसके कानों में अभी भी वो प्यारी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि शायद इतने सालों बाद भी नहीं बदली थी, जिस वजह से वो उस आवाज को पहचान गया था। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वेदांत और सौरभ ने उसे हिलाते हुए कहा, अस्तित्व आंखें खोलो, कॉन्सर्ट है 5 मिनट के बाद। अस्तित्व ने अपना सर हिलाया और अब गहरी सांस लेकर अपना मास्क पहन लिया। बस उसकी आंखें और उसका मुंह नजर आ रहा था। मास्क काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया था, जिस वजह से वो मास्क में भी काफी हैंडसम लगता था। उसकी फेयर स्किन इस मास्क में भी कोई देख सकता था। उसने अपनी गिटार उठाई। ये वही गिटार थी जो वो बचपन में बजाता था। आज तक उसने वो गिटार चेंज नहीं की थी, क्योंकि इसके साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुम यही हो ना सिली गर्ल? कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस ली और गिटार को अपने हाथ में लेकर बैकस्टेज से स्टेज पर आ गया। उसके स्टेज पर आते ही ग्राउंड में मौजूद जितने सारे उसके फैंस थे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमानत जो कि सामने ही खड़ी थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, फ्यूचर हस्बैंड देखो, आपकी वाइफ यहाँ है।
आपकी वाइफ यहाँ है। उसकी आवाज इतनी सारी आवाजों के बीच में दब रही थी, पर उसके आसपास मौजूद लोग उस पर हंस रहे थे, पर अमानत को कहाँ किसी से फर्क पड़ने वाला था। सुमन और कियान बस अपना सर हिला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा पागल है। अस्तित्व ने अपनी आंखों को खोलकर पूरे ग्राउंड में नजर घुमा कर देखा। इतने लोग थे कि वो किसी का भी चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गिटार की तार पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अगले ही पल वहां पर एक रोमांटिक सी म्यूजिक बजने लगी, साथ ही अस्तित्व की खूबसूरत आवाज गूंजने लगी। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी हैं, नींद बेहोशी सी हैं, जाने कुछ भी ना मन मेरा। उसकी आवाज सुनकर फैंस जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके साथ गा रहे थे। अमानत इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि कियान और सुमन वहां से भागना चाहते थे। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, लव यू सुपरस्टार। उसके चिल्लाने की आवाजें आसपास सभी लोग सुन रहे थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी लोग इसी तरह से चिल्ला रहे थे। गाते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें खोली और आसपास नजर घुमाने लगा। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी नजर घुमा कर देखा, तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी अमानत पर गया, जो कि कूद कूद कर चिल्ला रही थी। अमानत को देखते ही अस्तित्व की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से गाने लगा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें, सुनाया ये करें, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है। कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे, मन मेरा माने ना, मन मेरा। उसकी आवाज का जादू वहां पर मौजूद हर एक इंसान के दिल दिमाग पर हो चुका था। यहाँ तक कि सुमन और कियान, जो कि पहले उसके फैन नहीं थे, वो भी अब अपनी आंखों को बंद करके उसके गाने को सुनकर झूम रहे थे। अमानत अभी भी खुशी से कूद रही थी। गाना खत्म होने के बाद अस्तित्व चुप हो गया। उसके चुप होते ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, वंस मोर वंस मोर। अस्तित्व का ध्यान बस सबके बीच में कूद रही अमानत पर था। उसने खुद से कहा, तुम सच में वही हो ना। कहते हुए उसने अपनी धड़कनों को शो करने की कोशिश की। उसकी धड़कनें इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। उसने खुद से कहा, मेरा दिल तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता सिलीगल। आज भी वही मासूमियत, आज भी वही क्यूट सा फेस, आज भी वही चबी चीक्स, तुम सच में वही हो। कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके होंठ इस वक्त सब लोग देख पा रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लड़कियां, जो कि पहले से ही उसके प्यार में घायल थी और ज्यादा घायल हो गई। अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अमानत सामने ही खड़ी थी, जिस वजह से अस्तित्व उसे साफ साफ देख पा रहा था। अबीर ने उसके लिए सामने की टिकट बुक की थी। अमानत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लव यू सुपरस्टार। कहते हुए उसने दिल बनाकर अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। अगले पल उसने खुद से कहा, कंट्रोल कंट्रोल, अभी तक तुझे यकीन नहीं है कि ये सच में तेरी सिली गर्ल है। तू ऐसे ही किसी को देखकर नहीं मुस्कुरा सकता, वरना तेरी सिली गर्ल सच में तेरा मुंह तोड़ देगी। सोचते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा फेस और उसका छोटा सा मुक्का घूमने लगा। सभी लोग अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अस्तित्व ने सभी की तरफ देखकर हाथ से उन्हें चुप होने का इशारा किया। उसके हाथ दिखाने भर से सारे लोग चुप हो गए। अस्तित्व ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अब मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग गाना चाहता हूँ, किसी स्पेशल इंसान के लिए। अस्तित्व की बात सुनते ही लड़कियों का दिल तो टूट गया। स्पेशल इंसान मतलब उनके दिमाग में यही घूम रहा था कि क्या अस्तित्व की कोई गर्लफ्रेंड है। पर फिर भी वो लोग एक्साइटेड थे कि अस्तित्व कौन सा गाना गाने वाला है। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, हमारे सुपरस्टार गाना गाएंगे, बट किसके लिए? उनकी लाइफ में कोई स्पेशल कैसे हो सकता है? उनकी लाइफ में तो हम स्पेशल हैं ना। कहते हुए अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसके लेफ्ट राइट खड़े सुमन और कियान ने धीरे से कहा, अमानत वो तुझे जानता भी नहीं है और वो तेरे लिए क्यों गाना गाएगा? वो तो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाएगा। कितनी बार कहा था कि कोई सुपरस्टार सिंगल नहीं होता, वो भी सिंगल नहीं होगा, इसलिए अब अपने टूटे दिल को संभाल ले। उन दोनों की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उन दोनों के हाथों पर जोर से चिकोटी काटते हुए कहा, नहीं, हमारे सुपरस्टार सिर्फ हमारे हैं। कहते हुए अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर खड़े अस्तित्व की तरफ देखने लगी।
अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद की और बचपन के उस मोमेंट को याद करते हुए गाने लगा जब पहली बार उसने अमानत के लिए उसके रूम में बैठकर अमानत की जिद करने पर गाना गाया था। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, छुपा लो दिल में है ये तमन्ना, इजाजत हो, नहीं सनाशा मेरे गम से, है यकीन हमको, सहे है सितम हमने, क्या कहे तुमको, अमानत हो। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग झूम उठे। वही अमानत जो कि अब तक मुस्कुरा रही थी, इस आवाज़ को सुनते ही उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। कियान और सुमन इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कियान ने हंसते हुए कहा, देखो अमानत, इसमें तुम्हारा नाम भी है, अब यही समझ लो कि ये गाना तुम्हारे लिए है। कहते हुए कि उसका ध्यान अमानत की तरफ गया जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। कियान ने अमानत को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अमानत व्हाट हैपन, अमानत तुम ठीक हो, अमानत। कियान लगातार अमानत को आवाज़ दे रहा था पर अमानत कुछ नहीं बोल रही थी। सुमन ने कियान की आवाज़ सुनकर अमानत की तरफ देखा। अमानत की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी और वो अपने सर को पकड़कर खड़ी थी। सुमन ने घबराते हुए कहा, अमानत तुम ठीक हो। कियान और सुमन लगातार अमानत से पूछ रहे थे। वही अमानत को जैसे उन दोनों की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बच्ची का हंसता हुआ चेहरा और एक हैंडसम से बच्चे का गुस्से से लाल चेहरा, साथ ही कुछ बातें गूंज रही थी। उसने धुंधली आंखों से स्टेज पर गाना गा रहे अस्तित्व की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और धीरे से कहा, प्रिंस चार्मिंग, कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। अमानत बेहोश होकर नीचे गिरती इससे पहले ही कियान ने जल्दी से उसे अपनी गोद में थाम लिया। कियान और सुमन दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। कियान ने आसपास के लोगों की तरफ देखा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। कियान अमानत को अपनी गोद में लेकर कॉन्सर्ट के बीच में से भागता हुआ बाहर आ गया। सुमन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अस्तित्व अपनी आंखों को बंद करके अभी भी वही गाना गा रहा था। साथ ही बचपन की यादों को याद कर रहा था कि किस तरह से अमानत ने उसे पनिशमेंट के तौर पर अपने नाम के साथ एक गाना गाने के लिए कहा था। कुछ देर बाद उसने गाना खत्म किया। उसके गाना खत्म करते ही नीचे मौजूद सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अब उसे अमानत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने बेचैनी भरी आवाज में कहा, वो कहाँ चली गई? वो मेरी सिली गर्ल हो सकती है, वो कहाँ चली गई? कहते हुए अस्तित्व लगातार अमानत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। वही बैक स्टेज पर खड़े सौरभ और वेदांत ने जब उसे इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो दोनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वेदांत ने माइक से जल्दी से कहा, अस्तित्व व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है, आ जाओ वरना सभी फैंस तुम पर टूट पड़ेंगे। तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? वेदांत की आवाज़ सुनकर अस्तित्व जैसे अपने होश में वापस आया। उसने धीरे से कहा, नहीं मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व ने अपने फैंस की तरफ देखकर धीरे से कहा, आज का कॉन्सर्ट यहीं पर खत्म होता है, लव यू ऑल। कहते हुए अस्तित्व बैक स्टेज पर आ गया। बैक स्टेज पर आते ही उसने गिटार को साइड में पटक दिया और अपना मास्क निकालकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कन इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। शायद ये गाना वो हर रोज गाता था पर अकेले में, आज फाइनली उसने सबके सामने ये गाना गाया था। वो चाहता था कि उसका कॉन्सर्ट लाइव दिखाया जाए और साथ ही अमानत जहाँ कहीं भी हो उसका ये सॉन्ग सुने। उसने खुद से कहा, क्या सच में वो तुम थी? क्या वो तुम थी? कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही कियान और सुमन अमानत को लेकर बाहर आ चुके थे। कियान ने घबराते हुए कहा, अबीर भाई को कॉल करके बताओ कि इसकी हालत खराब हो गई है। देखो ये आंखें नहीं खोल रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहते हुए कियान अमानत को लेकर कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। सुमन पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुमन ने जल्दी से अबीर का नंबर डायल किया। अबीर जो कि इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, सुमन का कॉल आता हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, व्हाट हैपन सुमन? दूसरी तरफ से सुमन ने घबराते हुए कहा, अबीर भाई पता नहीं अमानत को क्या हो गया है। वो कॉन्सर्ट के बीच में ही बेहोश हो गई है, हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्लीज भाई आप जल्दी आ जाओ, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सुमन की बात सुनकर अबीर की आंखें बड़ी हो गई।
उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। अबीर ने अपने क्लाइंट के साथ कॉल कट किया और दौड़ता हुआ मेंशन से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आधे घंटे के बाद सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। अबीर ने सुमन और कियान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था? डॉक्टर इस वक्त अमानत को चेक कर रहे थे। कियान ने कहा, कुछ नहीं, हम बस म्यूजिक सुन रहे थे। पहले तो ये उछल-कूद कर रही थी, मजे कर रही थी, पर जैसे ही उसने दूसरा सॉन्ग गाना शुरू किया पता नहीं इसे क्या हो गया। ये अजीब तरह से उसकी तरफ देख रही थी और फिर बेहोश हो गई, इसलिए हम इसे लेकर आ गए। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। कियान की बात सुनकर अबीर ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर के बाहर आते ही अबीर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने अबीर की तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, मिस्टर राठौर, क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या कभी उनके साथ कुछ हुआ था? डॉक्टर के सवाल को सुनकर अबीर ने धीरे से कहा, 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो अपनी 8 साल तक की यादें भूल चुकी थी। उसे 8 साल तक की उम्र का कुछ भी याद नहीं है। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की पर डॉक्टर ने कहा कि वो यादें हम अगर उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो वो और बीमार पड़ सकती है। अबीर की बात सुनकर डॉक्टर ने सीरियस लहजे में कहा, शायद उन्हें उनकी कोई अतीत की चीज़ याद आई है जिस वजह से ये हुआ है। कुछ हिस्सा जो उनके दिल के बहुत करीब है पर वो भूल चुकी है। शायद उनका दिमाग फिर से उन्हें वही चीज़ याद दिलाना चाहता है। अगली बार से ध्यान रखिएगा कि ज़बरदस्ती उनके दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। अगर नेचुरल तरीके से उन्हें कुछ याद आता है तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती कुछ भी उन्हें याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, ये उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें, क्योंकि अतीत की कोई बात तो अमानत के सामने किसी ने की ही नहीं थी। कियान और सुमन भी हैरान थे। एपिसोड 38। कुछ देर बाद सुमन, कियान और अबीर तीनों अमानत के वार्ड में मौजूद थे। अमानत अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। अबीर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको कौन सी अतीत की बात याद आ गई अमानत? जबकि पिछले 10 सालों से हमने तो आपके सामने कोई पुरानी बात का जिक्र नहीं किया। सोचते हुए अबीर के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने कियान और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने इसके बचपन के बारे में कोई बात की थी? सुमन ने धीरे से कहा, नहीं भाई, हमने कोई बात नहीं की। ये तो कॉन्सर्ट में झूम रही थी, नाच रही थी, चिल्ला रही थी। पता नहीं अचानक से सॉन्ग चेंज हुआ और इसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, फिर कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिक हो गया है। मतलब पल भर में सब कुछ बदल गया। खैर भाई सॉरी, अगली बार से हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सुमन की बात सुनकर अबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी सुमन, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तुम दोनों ने अमानत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की होगी। शायद कुछ ऐसा हुआ है जो ना तुम समझ पा रहे हो ना मैं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल अमानत से ही हम बाद में पूछ लेंगे। तुम दोनों घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अबीर ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। इस वक्त रात के 12 बजे बज रहे थे। कियान और सुमन दोनों ने एक साथ कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं अमानत को छोड़कर। उन दोनों की बात सुनकर अबीर ने उन्हें घूर कर देखा। अबीर की आंखों को देखकर बेचारे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अबीर ने अमानत के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा क्या याद आ गया अमानत आपको जो इस तरह से आपकी तबीयत खराब हो गई? कितने दिनों के बाद हुआ है आपके साथ ऐसा? सोचते हुए अबीर की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। 9 साल पहले अमानत के एक्सीडेंट के 1 साल बाद अथर्व, अबीर, मन्नत और अमानत चारों दोबारा बनारस गए थे साक्षी और आयुष की बरसी के लिए। पर उस वक्त अपनी बालकनी में खड़े होकर अमानत ने जब सामने के मेंशन की तरफ देखा था तो पहली बार उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। उसके अगले साल भी यही सब कुछ हुआ। जब भी वो बनारस जाते तो शायद धुंधली यादें और अस्तित्व को याद करके अमानत की तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए पिछले 8 सालों से राठौर परिवार ने बनारस जाना बंद कर दिया था। अगर जाना भी होता था तो मन्नत और अथर्व चले जाते थे, पर अमानत को पिछले 8 सालों से वो लोग बनारस लेकर नहीं गए थे। वो सब कुछ याद करके अबीर ने अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, आपका भाई आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको ठीक होना है मेरी छोटी सी शैतान। कहते हुए अबीर ने अमानत के चबी गालों पर किस कर लिया और उसे अच्छे से कंबल से ढककर बालकनी में आ गया। अस्तित्व का मेंशन। अस्तित्व, वेदांत, सौरभ तीनों कॉन्सर्ट से वापस मेंशन आ चुके थे।
अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार कॉन्सर्ट से पहले जो कुछ भी हुआ, टक्कर, बालों का खींचना और बाद में कॉन्सर्ट में टकराने वाली वो लड़की वही घूम रही थी। अस्तित्व ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें अभी भी तेजी से धड़क रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। तुम वही थी, पर फिर भी मैं तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा। सालों पहले मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ सिलीगल, और अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसने अपने कई सारे डिटेक्टिव को मुंबई में राठौर परिवार की बेटी के बारे में पता लगाने के लिए लगाया था, पर अभी तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस वजह से अस्तित्व को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिलती जब अमानत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आज तक बिजनेस इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था कि अथर्व राठौर की कोई बेटी है, जिसके पीछे की वजह ये थी कि अथर्व नहीं चाहता था कि उसकी और अबीर की दुश्मनी कोई अमानत पर निकाले या फिर अमानत के साथ कुछ गलत हो। अमानत को वो एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे, जो कि अमानत हमेशा से जीना चाहती थी, इसलिए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होते थे, और अगर होते थे तो उसके बारे में ना अमानत को खबर होती थी ना ही किसी और को। इसलिए अमानत एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। वरना अगर सबको पता होता कि वो अथर्व राठौर की बेटी है तो उसे अपने आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमना पड़ता, और अमानत ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये बात अथर्व और मन्नत पहले ही जान गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अमानत को दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अबीर को भी उन्होंने उसकी उम्र के 15 साल तक दुनिया के सामने नहीं लाया था, ताकि कम से कम वो अपना बचपन तो जी पाए। पर आखिर में अबीर राठौर परिवार का वारिस था, तो उसे दुनिया के सामने लाना ही था। पर अमानत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अमानत अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती थी। अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, मैं तुम्हारे बारे में पता लगा ही लूंगा। इडियट, बहुत परेशान किया है तुमने बचपन में, चुन चुन के बदले लूंगा। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, किसे याद करके मुस्कुराया जा रहा है, जरा हमें भी बताओ। इस आवाज को सुनकर अस्तित्व ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे सौरभ हंसते हुए उसे ही देख रहा था। सौरभ को देखकर अस्तित्व ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यार छोड़ो छोड़ो मेरे हाथ को, अगली बार से इंटरफेयर नहीं करूंगा। वैसे भी मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ रहा था कि आखिर तुम किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। पर तुम तो मेरे जैसे मासूम बच्चे की कदर ही नहीं करते, जब देखो तब हाथ मरोड़ते हो, पैर मरोड़ते हो, नीचे पटक देते हो, आधे रास्ते में छोड़ देते हो, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है ना तुम्हारे अंदर। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर उसके हाथ को छोड़ दिया और दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा। सौरभ ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है अस्तित्व, हम तीनों के बीच में एक चीज कॉमन है, हम तीनों के पास हमारा परिवार नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारे नाना जी है, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे असली नाना जी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि जिस लड़की के पीछे तुम लंदन से अपना बिजनेस अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आए हो, वो लड़की है कौन? मैं जानना चाहता हूँ यार, इतने हैंडसम हो, इतनी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है और तुम किसी लड़की के लिए आए हो, मतलब वो बहुत स्पेशल है। कुछ बताओ ना यार उसके बारे में, इतने सालों से तो छुपा रहे हो, अब तो बता दो, 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को, कुछ तो बता दो। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि आसमान में रहने वाला चांद है वो मेरे लिए, जिसने मेरी बेरंग जिंदगी को रंग से भर दिया था, जिसने मुझे पहली बार हंसाया था, जिसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं वापस आऊंगा, मैं उसी से शादी करूंगा, जिसने मुझे पहली बार पनिशमेंट दी थी, जिसके लिए मैंने पहली बार गाना गाया था। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का चेहरा और उसके साथ बिताया हुआ एक हफ्ता घूम रहा था। वो कभी भी उस एक हफ्ते को नहीं भूल सकता था जब उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था। अस्तित्व की बातें सुनकर सौरभ हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने पीछे से अस्तित्व की पीठ पर कूदते हुए कहा, ओ माय गॉड, कितनी रोमांटिक लव स्टोरी है, क्या ये तुम्हारा चाइल्डहुड लव है? बताओ ना यार, वैसे भी मैंने सुना है कि बच्चे आजकल बचपन में प्यार करने लगते हैं, यहाँ पर बुढ़ापा आने को है मेरा और प्यार नहीं हुआ और तुम्हें बचपन में प्यार हो गया। बताओ ना कुछ।
अस्तित्व ने सौरभ को घूरते हुए कहा, जितना बताया उतना काफी है, दफा हो जाओ यहाँ से। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिखाऊं। कहते हुए उसने अपने हाथ में सीडी अस्तित्व के सामने कर दी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लाइव कॉन्सर्ट में तुम किसी लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे और मैंने भी उसे देख लिया था। मैं सीडी लेकर आया हूँ। इस सीडी की मदद से तुम उसके बारे में पता। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सीडी छीन ली। इस वक्त उसके चेहरे पर बेचैनी के साथ साथ खुशी भी नजर आ रही थी। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू। तो उसके इतना कहते ही अस्तित्व वहां से चला गया। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, जंगली दानव। कहते हुए वो भी पैर पटकते हुए अपने रूम में आ गया। अस्तित्व ने अपने रूम में वो सीडी ऑन की और सीडी को ध्यान से देखने लगा। अमानत के चेहरे को देखते ही उसने सीडी को रोक दिया और अमानत के बचपन की तस्वीर को देखने लगा। दोनों का चेहरा वो घूर घूर कर देख रहा था। सौरभ भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि ये वही लड़की होगी जिसकी ये पेंटिंग है, क्योंकि देखो दोनों का चेहरा भी बिल्कुल सेम है। चबी है, बट हो सकता है कि कोई और हो। सौरभ की बात को इग्नोर करके अस्तित्व सब कुछ ध्यान से देखने लगा। तभी उसका ध्यान उसके होठों के नीचे बने तिल पर गया। उसने ध्यान से दोनों तस्वीरों की तरफ देखा। दोनों तस्वीरों में वो तिल था। उसे देखते ही अस्तित्व की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसकी आंखों से 2 आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। सौरभ ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अस्तित्व, व्हाट हैपेंड? अस्तित्व ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये वही है मेरी सिली गर्ल, ये वही है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने ध्यान से दोनों तस्वीरों की तरफ देखा। उसे भी चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता लग रहा था। हालांकि उम्र के साथ साथ चेहरा थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही था। उसने धीरे से कहा, अस्तित्व, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, ये वही है। मेरा दिल, मेरी आंखें इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। वो मेरी सिली गर्ल थी, वही थी। वो आज भी नहीं बदली, उतनी ही बदमाश है। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर हंसी आ गई। उसे याद आया कि कैसे पहली मुलाकात में अमानत ने उसके बालों को खींचा था। उसे हंसते हुए देखकर सौरभ हैरान था। वेदांत भी अब तक रूम में आ चुका था। उसने जब अस्तित्व को इस तरह से आंसू भरी आंखों से सीडी की तरफ देखकर हंसते हुए देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गया। सौरभ ने अस्तित्व की तरफ देखा और फिर वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, हमारा दोस्त प्यार में पागल हो गया है। पहली मुलाकात में उसकी वाली ने उसने कूट दिया और वो ये सोचकर खुश हो रहा है कि उसकी वाली बदली नहीं, आज भी वैसे ही पिटाई करती है जैसे पहले करती थी। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, मुंह बंद करो और हाँ, जिस लड़की के बारे में तुमने मुझे पता लगाने के लिए कहा था, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने एक्साइटेड होकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुम्हारे दोनों दोस्त कितने काम के हैं। मैंने सीडी निकाली और वेदांत ने इन्फॉर्मेशन निकाली। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने इस सीडी वाली लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाली है? अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वेदांत ने अपना सर हिला दिया। वेदांत ने धीरे से कहा, इसकी उम्र 18 साल है और ये मशहूर बिजनेसमैन अथर्व राठौर की बेटी है, अमानत राठौर। बहुत सीक्रेट तरीके से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर पता करवाया है। अमानत राठौर सुनते ही अस्तित्व की पकड़ वेदांत के कंधों पर ढीली हो गई, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने सर को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें सच में पहचान लिया इडियट। मैंने तुम्हें सच में पहचान लिया। तुम आज भी उतनी ही इडियट हो जैसे पहले थी। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में दर्द था, पर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। आज तक कितनी बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने के बाद भी उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट वेदांत और सौरभ ने कभी भी नहीं देखी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ अस्तित्व के गले से लग गए। उन्होंने धीरे से कहा, मतलब हमें हमारी भाभी मिल गई। उन दोनों की बात सुनकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त कितना खुश था वो किसी को भी नहीं बता सकता था। जिस लड़की को उसने सालों से अपने दिल में बसाया हुआ था, फाइनली उसे उसके बारे में खबर मिल गई थी और उसके साथ उसकी पहली मुलाकात भी हो गई थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।